नमस्ते ऋषि जी। आज हम नमस्कार सर। इस इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं जो कि 2 दिन हमने चर्चा करी पहले आत्मज्ञान पर, मैं क्या नहीं हूँ और मैं क्या हो सकता हूँ। मतलब तर्क से और अपने अनुभव से उसको देखा। फिर जी, दूसरे सर। दिन हमने माया पे देखा कि माया का क्या तत्व है, किस तरीके से वो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। तो आपसे पहले शुरू आगे बढ़ने से पहले ये प्रश्न है कि कोई भी 2 दिन में जो हमने चर्चा करी, उस पे आपको कुछ भी पूछना हो या संशय हो या बताना हो कुछ? नहीं सर, बिल्कुल आई एम क्लियर और अ, कोई संशय नहीं है उसमें बस। जी, तो उसमें एक चीज़ शायद रह गई थी माया के ज्ञान में कि जो कर्म है, वो कर्म भी आपके नहीं है क्योंकि कर्म को आप देख सकते हैं और कर्म बदलते रहते हैं। तो जो हमारे 2 नियम थे उनके अनुसार कोई कर्म आपका नहीं है। इसमें अब तो क्वेश्चन आ कर्मों जाएगा के सर। बंधन हाँ, हाँ, बिल्कुल, कर्म का बंधन से आप अभी मुक्त हो गए। हाँ जी सर, वैसे सोचें तो मुक्त हो गए बट मैं जब देख रहा है और फिर भी वो कर्म हो रहा है, तो उसका श्रेय मैं को नहीं जाएगा सर? कैसे जाएगा? क्योंकि बारिश होती है, उसका श्रेय कौन लेता है? या धूप खिली है, हवा चल रही है, कौन श्रेय लेता है उसका? वो भी तो कर्म है ना, पर करता कोई नहीं है। वैसे ही कर्म तब तक नहीं बनते जब तक कर्ता नहीं आए और अगर कर्ता नहीं है, ये आपने देख लिया, कर्ता यानी कि अहम वृत्ति, कि ये मैंने किया है। जब ये भाव नहीं रहेगा तो कर्म भी नहीं रहेंगे। जी सर। उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। कभी और आराम से उस पे चर्चा करेंगे। कोई ठीक है सर। जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आप कभी कोई संशय हो या कुछ परेशानी हो या कुछ अनुभव है तो आप हमेशा मुझसे साझा कर सकते हैं। जी सर। तो आज हम शुरू करेंगे तीसरा दिन है ब्रह्म ज्ञान का। तो आप इस बीच में मतलब जब आज के दौरान कहीं पर भी कुछ लगे कि ये बात सही नहीं है, ये ठीक नहीं लग रही मेरे अनुभव से या तर्क के आधार पे, तो आप मुझे बीच वहीं पे रोक कर के उसको पूछ सकते हैं जी कि सर। ये क्यों है? क्योंकि थोड़ा-सा ये बारीक विषय है जी और सर। आप कहीं पर भी अगर आपको लगे मैं तेज़ी से जा रहा हूँ तो मेरे को रोक दें और उसको स्पष्ट कर लें आगे बढ़ने से पहले। जी सर। तो आज हम ब्रह्म ज्ञान की बात करना चाहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है कि सब कुछ एक है, सब कुछ जो भी है वो एक है, 2 नहीं है। तो ये कैसे कह देता है कोई कि सब कुछ एक है या द्वैत है ही नहीं या फिर अस्तित्व को अद्वैत क्यों कहा गया है? ये 3 मौलिक प्रश्न हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे आज। जी कि सर। ये क्यों कहा गया है कि सब कुछ एक है, अद्वैत है या फिर 2 नहीं है? तो पहले हम अस्तित्व पे आते हैं। जी। तो अस्तित्व का अर्थ होता है कि जो कुछ भी है, वो अस्तित्व है। तो अभी आप क्या देख सकते हैं, क्या है? अस्तित्व, मैं का अस्तित्व, स्वयं का अस्तित्व या जो चीज़ आप हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसका अस्तित्व? हाँ, किसी चीज़ का भी हमारी परिभाषा ये है अस्तित्व की कि जो कुछ भी है वो अस्तित्व है। चाहे वो जो भी मैं कुछ है, है। चाहे वो चित्तवृत्ति है, चाहे वो जगत है, चाहे वो माया है, जो कुछ भी है, वो अस्तित्व है। व्हाटएवर दैट एक्सिस्ट जी वो सर। अस्तित्व है। राइट, राइट। जो ठीक कुछ है भी सर। है मतलब जो जिसका कुछ जो है उसको अस्तित्व कहते जी हैं सर, बस समझ इतना गया। एक परिभाषा है, बहुत सरल सी परिभाषा है। जी उसमें आप सर। मैं भी ले आइए, शरीर भी ले आइए, जगत भी ले आइए, चित्त की जो वृत्तियाँ हैं वो भी ले आइए, सब कुछ ले आइए। जी सर। परंतु जब हम अस्तित्व को देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है वहाँ पे? मतलब जस्ट कोशिश कीजिए अपने आप बयान करने के लिए कि अस्तित्व में 2 मौलिक प्रक्रियाएँ दिखती हैं हमेशा। 2 प्रक्रियाएँ तो नहीं कहना चाहिए पर 2 विभाग दिखते हैं, उसके विभाजन दिखते हैं। वो क्या-क्या है? हमने वो बात भी करी थी, मतलब दोनों दुनिया में थोड़ा बहुत उसके बारे में बात माया हुई से है। रिलेटेड जो बात हुई थी हाँ जी, उसमें हाँ जी। से। हाँ, हाँ। देखिए जब अस्तित्व है हाँ, उसमें 2 ही चीज़ें तो दिखेंगी। 2 एक तो माया या अनुभव, अनुभव व जी, माया हम एक ही शब्द बोल सकते हैं जी। और एक अनुभव कर्ता। इसके अलावा कुछ और हाँ जी दिखता है? सर। इसके अलावा कुछ और नहीं सर, बिल्कुल सही। तो अगर हम अस्तित्व बोलें तो उसको 2 भाग में विभाजन किया जा सकता है। एक है अनुभव जो जी। कि माया है या सब कुछ जो बदल रहा है हुँ। और एक है अनुभव कर्ता जो उसको देख पा रहा है, देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल उसका सही। जो उसका साक्षी है। जी। अब आप ये बताइए कि ये दोनों
कभी अलग हुए हैं अनुभव और अनुभवकर्ता? अनुभव और अनुभवकर्ता अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अनुभवकर्ता हर समय अनुभव कर रहा है कुछ ना कुछ। पर दोनों एक नहीं है। अनुभव होता है अनुभवकर्ता को, साक्षी वो अनुभव करता है, वैसे अलग है, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाली चीज। हाँ, मेरा प्रश्न है कि कभी दोनों अलग-अलग देखे गए हैं? अलग अलग तो नहीं देखे गए सर, साथ ही देखे गए जी, मेरे तो को। हम कह सकते हैं कि हम्म, अस्तित्व के 2 हिस्से हैं, एक है अनुभव और अनुभवकर्ता। हम्म, परंतु जब हम आगे देखते हैं तो दोनों अलग-अलग कभी नहीं दिखते, एक साथ दिखते हैं। जी ऐसा सर। कभी नहीं होता कि अनुभव कभी आ रहा है और अनुभवकर्ता बाद में आ रहा है, या हाँ जी। अनुभव कहीं और है और अनुभवकर्ता कहीं और है। तो हम कह जी सकते हैं कि दोनों एक ही है बिल्कुल। और उसी को अस्तित्व कहते हैं। ठीक सर। परंतु अभी आगे और बढ़ेंगे तो थोड़ा स्पष्ट और हो जाएगा आपको। यदि हम कहें कि जो भी अनुभव हो रहा है, उसके साथ-साथ अनुभव करता होना अनिवार्य है, मतलब वो एक नेसेसरी कंडीशन है। ऐसा यस कभी सर। संभव है कि अनुभव है और अनुभव करता है ही नहीं, नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है या सर। केवल अनुभव करता है और उसको कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो फिर अनुभवकर्ता का कहना ही निरर्थक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का अनुभव नहीं है और वो है, तो वो अनुभव करता है। ये परिभाषा फिर भी सही बैठती है जी सर, बैठती है। ये अनुभवकर्ता कि के जिस ऊपर, स्वयं के ऊपर है कि वो किस चीज का अनुभव करना चाहे या नहीं करना चाहे। वो कहीं नहीं वो अपने वो नहीं वो सर। नहीं, नहीं, वो फ्रीडम ऐसी नहीं है कोई कि वहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि अनुभव करता है, मतलब जी। जिसका अनुभव नहीं किया जा रहा पर वो है, उसको हम अनुभवकर्ता कह सकते हैं। ये ठीक है सर, समझ गया सर। यस। ये थोड़ा-सा अलग तरीके से बोला गया है, वही अलग चीज़ तरह से। थोड़ी-सी यस सर। कि समझ गया। उस जिसको आप अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है, उसको हम जी। अनुभवकर्ता कह देते हैं। जी। तो वही तत्व है अस्तित्व का, और अनुभव जो है वो मिथ्या है। और अगर अस्तित्व में केवल अनुभव और अनुभव करता ही है, 2 ही चीज़ें अभी हमने शुरुआत करी थी जब बातचीत की आज, तो अस्तित्व का तत्व क्या होना चाहिए? तत्व आप समझते हैं एसेंस? या अगर अस्तित्व अस्तित्व को 2 भागों में देख सकते हैं केवल, अनुभव और अनुभवकर्ता। अनुभव करता। जी। उन उसमें से एक मिथ्या है जो कि बदलता रहता है, और एक जो कभी नहीं बदलता पर रहता है हमेशा। हम्म, तो अगर हम बोले कि अस्तित्व का तत्व या उसका एसेंस, क्या बोलेंगे आप? मिथ्या बोलेंगे। एसेंस नहीं। तो मिथ्या नहीं बोल सकते, नहीं। क्योंकि एसेंस किसी चीज़ का एसेंस जब तत्व की बात करते हैं तो उसको मिथ्या कैसे बोल देंगे? मिथ्या तो वो है जो बदल रहा है। जी। तो अनुभव करता ही उसका तत्व निकलेगा ना, हम्म, अगर 2 ही चीज़ें हैं अस्तित्व में। जी बिल्कुल सर। अभी आपको स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को सब, मैं थोड़ा सा दोबारा पूछता हूँ। अब मैं लिंक कर पा रहा हूँ, जब जब आपने बताया अभी समझ आ रहा है हाँ, नहीं, कि मैं अनुभव। दोबारा से प्रश्न पूछता हूँ आप। हाँ हाँ जी। जी, कि अस्तित्व में 2 चीज़ें हैं केवल, एक है जी। अनुभव और एक है अनुभवकर्ता। जी। अगर आपसे ये पूछें, मैं ये पूछूँ कि इन दोनों में से अस्तित्व का तत्व क्या है? अ, तो अगर मैं किसी भी वस्तु को अनुभव कर रहा हूँ या किसी भी चीज को अनुभव कर रहा हूँ, तो उसका तत्व मैं ही हुआ, क्योंकि मैं उसको अनुभव कर पा रहा हूँ। अगर मैं ही अनुभव नहीं कर पाऊंगा तो मतलब मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए ही वो एग्जिस्ट कर रही है एक तरह से। हाँ, नहीं, तो वो उसका दूसरा नियम है। तत्व। अच्छा। हाँ जी, बोलिए, बोलिए। आगे बोलिए। तो मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो अनुभव हो रहा है। तो मैं ही एक्चुअली एक तरह से तत्व हूँ, उसको फील कर रहा हूँ या उसको समझ रहा हूँ या देख रहा हूँ या उसको महसूस कर रहा हूँ। तो अगर मैं नहीं हूँ तो अ, वो भी शायद वो भी नहीं है सर। तो अनुभव अनुभव भी भी नहीं नहीं। रहेगा। अनुभव भी नहीं रहेगा। ये सर। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जब आपने कहा कि मैं आधार है अनुभव का,
और उसी मैं को हम लोग तकनीकी भाषा में अनुभवकर्ता कह सकते हैं जी, या साक्षी कह सकते हैं। जी। तो मैं ही आधार हो गया अस्तित्व का। अब अनुभवकर्ता कह लीजिए उसको, मैं भी, क्योंकि मैं 2 तरीके से प्रयोग में आता है। एक मैं होता है जो अहम, अहम होता है, जिसमें बिल्कुल। कि आप मैं ये शरीर हूँ, मैं ये चित्तवृत्ति हूँ, मैं ये विचार हूँ। कुछ-कुछ इस तरह की जब हम किसी से लगाव कर लेते हैं, जुड़ाव कर लेते हैं, तो उसको भी अहम कहते हैं, जी, मैं कहते हैं। तो हम मैं को जब अपने स्वरूप में स्थित कर सकते हैं या हो जाता है वो, तो जी, उसको मैं नहीं कहते, फिर अनुभवकर्ता कह लेते हैं या साक्षी कह लेते हैं, जस्ट थोड़ा-सा भेद करने के लिए। जी, सर। आम बोलचाल की भाषा में आप फिर भी मैं कहें, पर हमको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मैं कहाँ पे स्थित है जब हम बात कर रहे हैं इसकी। जी, सर। तो अभी आपने कहा कि जब अस्तित्व में 2 ही चीज़ें हैं, एक है अनुभव, एक है अनुभवकर्ता, और इन दोनों में से भी अगर हम उसका तत्व देखेंगे, तो अनुभवकर्ता ही अस्तित्व का तत्व है और वो ही मैं हूँ। जी, इसमें कोई शक? कोई शक नहीं, सर। तो यानी कि संपूर्ण अस्तित्व मैं ही हूँ। अ, बिल्कुल, सर। ये समझ अस्तित्व की ये परिभाषा हमने क्या की थी? अस्तित्व 2 भागों में बाँटा जा सकता है, अनुभव कर्ता और अ, अनुभव। जी। ये और परिभाषा अस्तित्व की ये थी कि जो कुछ भी है वो अस्तित्व है। वो अस्तित्व है, जो भी कुछ है वो अस्तित्व है और वो 2 भागों में बाँटा जा सकता है। एक जी, अनुभवकर्ता जी, और एक उस जो भी वस्तु या चीज़ है उसका अनुभव। करेक्ट। तो उसमें जो उसका तत्व निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था अनुभवकर्ता, अनुभवकर्ता। जी सर, और मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं ही अनुभव करता हूँ। तो मैं ही अस्तित्व हो गया। हाँ, बी इज़ इक्वल टू मैं ही अस्तित्व। यानी कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। जी सर, इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक नहीं सर। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई दृश्य है या जगत है या विचार है, भावनाएँ हैं, वो सब मैं ही हूँ, क्योंकि अस्तित्व का जो तत्व है, वो अनुभव करता है और वो मैं हूँ। चलिए जी इसको सर। थोड़ा-सा और इसका प्रमाण देख ढूँढते हैं या और दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। आपने कभी देखा है कि ये 2 अलग-अलग हैं जो हमने शुरू की थी, फिर से उसी पे जाते हैं कि कभी अनुभव करता है और अनुभव नहीं है। ये कभी हुआ है आपके मतलब कभी भी ऐसा हुआ है किसी भी क्षण? नहीं, कभी नहीं, तो कभी अनुभव नहीं। करता जब भी होता है तो अनुभव साथ ही होता है, जी, दोनों एक बिल्कुल। साथ होते हैं। जी सर। पर ऐसा क्यों है कि दोनों एक साथ ही हैं? क्योंकि दोनों अभिन्न रूप हैं एक ही चीज़ का। जैसे कि हमने कल भी बात करी थी कि घड़ा और मिट्टी, जी, या सागर और लहर, जी, या आभूषण और सोना, ये 2 भिन्न नहीं है ना, एक ही है। एक ही है, बिल्कुल। जबकि एक बदल रहा है और एक वो है जो तत्व है जो बदल नहीं रहा। जी सर, फिर फिर भी वो है तो एक ही। फिर भी वो एक हैं, एक ही, बिल्कुल सर। वैसे ही अनुभव और अनुभवकर्ता को समझ सकते हैं कि एक सागर की गहराई है अनुभवकर्ता, और जो लहरें हैं वो है अनुभव। पर दोनों हैं पानी, बिल्कुल सर। चाहे वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा। सागर की जो गहराई है वो नहीं बदल रही, और जो उस पे लहरें उछलती हैं और बैठती हैं, वो जी, बदलती हैं। बिल्कुल वैसे सर। ही आभूषण और सोना, आप अंगूठी को गहना नहीं, अंगूठी को हार नहीं कहते या उसको कड़ा नहीं कहते, जी। परंतु है तो वो तीनों चीज़ें सोना ही। हुँ, वैसे ही बिल्कुल आप सर। कप को घड़ा नहीं कहेंगे या कोई और बर्तन नहीं कहेंगे जो मिट्टी का बना हो, पर है तो सब मिट्टी। जी, जी। तो सोने के आभूषण में जो परिवर्तनीय है, वो आभूषण है, जी, और वैसे ही मिट्टी के घड़े में घड़ा परिवर्तनीय है, क्योंकि मिट्टी तो कोई भी आकार ले सकती है, उससे घड़ा एक है। जी सर। और पानी और लहरों में लहर जो है वो परिवर्तनीय है। इस जी, तरीके से अस्तित्व में जब अनुभवकर्ता और अनुभव की बात होती है, तो अनुभव परिवर्तनीय है, अनुभवकर्ता अपरिवर्तनीय है, अब पर ठीक है दोनों सर। हैं एक ही। जी सर। ये
एक मतलब रूप है उसका। अनुभव जो बिल्कुल, है अनुभवकर्ता का ही रूप है रूप और बिल्कुल, कभी भी वो जो रूप है, वो तत्व के बिना होना संभव नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि वो दोनों एक साथ हैं। जी सर, उसमें कोई भी दूरी नहीं है, किसी भी तरीके की। तो ये क्यों बिल्कुल, फिर 2 दिखते हैं? तो उसका कारण ये है कि मन जो है ना, जो चित्त बोले या मन बोले, जी, वो इसमें विभाजन करता है, अस्तित्व में विभाजन करता है। जो एक अस्तित्व है, उसको वो 2 रूप में देखता है। जैसे कि वो देखता है घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है। जी, तो वो मन उसको विभाजित करता है कि एक जगह पे अनुभव है, एक जगह पे अनुभव करता है जी, सर, और वो मिथ्या को जो है सत्य मान लेता है, मन। हुँ, बिल्कुल, तो अभी और आगे बढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम लोग धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते जाएँगे इसमें, जी कि सर, अब 2 है इसका प्रमाण ढूँढते हैं कि 2 कैसे है। हम लोग हुँ, कहते हैं ना कि द्वैत है, तो जी, द्वैत क्यों है? तो उसको अगर हम प्रमाण ढूँढते हैं कि भई क्यों कहा गया कि द्वैत है या क्यों ऐसा लगता है कि द्वैत है हुँ, और हमारा अनुभव या हमारा जो अपरोक्ष या प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इस चीज़ का? तो एक मैं सवाल पूछता हूँ, अभी आप कहाँ पर हैं? अभी मैं अपने कमरे में ही हूँ सर, आपके सामने कोई वस्तु रखी है? जी सर टेबल ले लेते हैं सर, हाँ जी, आपके सामने एक टेबल रखी है। तो आपकी टेबल से कितनी दूरी है? अ, तकरीबन 10 फुट सर, आपने कैसे कह दिया? 10 फुट दूरी किससे है टेबल की? हाँ, वैसे ये बात तो है सर। अ, किससे दूरी है मैं 10 फुट? शरीर से सर, मेरे तो शरीर जिसको मैं देख रहा हूँ, और टेबल के बीच की दूरी 10 फुट। हाँ, बट सवाल तो वो नहीं था। सवाल तो ये था कि आप हमने पहले दिन देखा था कि आप शरीर नहीं हैं या मैं शरीर नहीं हूँ। हुँ, तो सवाल ये था कि आपसे टेबल की कितनी दूरी है? सो मैं तो कहीं भी पहुँच सकता हूँ सर। मतलब अगर मैं अपना निराकार, निर्जन्मान, निर्मृत्यु वाला हूँ, तो मेरा जो स्टेटस है वो कहीं भी जा सकता है। अगर मैं यहाँ से अपने नहीं, नहीं, क्या वो हो सकता है वो नहीं देखना है ऋषि जी। आप अच्छा, ये देखिए कि अभी जो टेबल रखी है और जो हुँ, टेबल को देख रहा है मतलब मैं देख रहा हूँ, उसमें कितनी दूरी है? क्या कि फीता लेके नाप सकते हैं आप उसमें? नहीं सर उसमें तो कोई दूरी नहीं है। मैं इ यहाँ मेरा शरीर यहाँ बैठे हुए भी मैं उस टेबल के ऊपर जाके स्थित हो सकता हूँ। नहीं, नहीं, वो भी नहीं करना है, आपको कुछ कल्पना नहीं करनी है, देखना है। अच्छा, ये एक देखना है कि मैं दोबारा दूसरे शब्द में पूछता हूँ कि जो जी, टेबल दिख रही है जी। और जो देख रहा है, उसमें कितनी दूरी है? सर ये तो सर आप ही बताएँ। हाँ जी? मैं नहीं आप ही बताएँ सर मैं जान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शरीर से तो दूरी है, लेकिन हाँ, तो मैं ये आप उत्तर तो बहुत सरल है, कोई दूरी नहीं है। कोई दूरी नहीं शरीर है से आप शरीर से दूरी आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया, परंतु जब हम सवाल पूछते हैं कि आपसे कितनी दूरी है, तो जब हमने देखा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप अपने आप को शरीर मत मानिए थोड़ी देर के लिए क्या मतलब हमने देख ही लिया कि आप शरीर नहीं है। तो अच्छा, जहाँ अच्छा पे वो सर मैं आपने अभी जब बोला था कि इससे जो भी वस्तुएँ हैं वो अनुभव हो रही हैं और अनुभवकर्ता उसका अनुभव कर रहा है, तो वो उसका तत्व किसमें गया? अनुभवकर्ता में ही चला गया। तो अनुभवकर्ता के अंदर जो अनुभव हो रहा है, तो इस टेबल का अनुभव जो हो रहा है वो मेरे बहुत नज़दीक मेरे अंदर ही हो रहा है और अनुभवकर्ता और अनुभव एक साथ ही हैं, जी, जी, तो जी, जी, कोई दूरी जी, नहीं यही है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, यही मैं बात करना पूछना चाह रहा था आपसे। जी सर, अब मैं समझ गया। देखिए, जहाँ अनुभव हो रहा है और जो अनुभव हुँ, कर रहा हुँ। है, उसमें कितनी दूरी है, ये सवाल था। बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल, तो यस। शरीर है नहीं, हुँ, हुँ। तो जहाँ पे अनुभव हो रहा है और जो अनुभव कर रहा है, उन दोनों में कुछ दूरी है क्या? उन दोनों में कोई दूरी नहीं। बिल्कुल, मैं समझ उनको आप नाप सकते हैं किसी स्केल से या इंच टेप से? नहीं सर, बिल्कुल, बिल्कुल सही। शरीर से दूरी है, परंतु मुझसे दूरी नहीं है, जो मैं हूँ, जो मेरा
जो मैं तत्व जो है, जो एसेंस है, जिसको मैं कहता हूँ, वास्तव में जो मैं हूँ, क्योंकि हमने देख लिया कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो जो वास्तव में मैं हूँ, उससे और वस्तु में कोई दूरी नहीं दिखती, जी, क्योंकि जहाँ पर अनुभव हो रहा है, वहीं पर मैं हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं और हूँ, अनुभव कहीं और हो रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारे अनुभव जहाँ कहीं भी अनुभव करता होता है, वहीं पर अनुभव होते हैं। वहीं पर इस अनुभव इसमें दोनों अभी हैं और यहीं पर है। जी, बिल्कुल। इसमें कोई शक है? ऐसा तो कोई नहीं शक नहीं। कि अनुभव करता पहले आ जाता है, बाद में अनुभव आता है, या अनुभव पहले आ जाता है और अनुभव करता बाद में आता है, ऐसा भी कहीं हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोनों के दोनों अभी हैं और यहीं पर है, और उसके सिवा जो कुछ भी है, वो केवल कल्पना है, मिथ्या है, भ्रम है, माया है। भ्रम आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप रेगिस्तान में कोई जा रहा है जी, और रेगिस्तान में दूर कहीं पानी दिखता है, तो उसको आशा जगती है कि पानी है, वो भागता है आधा 1 किलोमीटर, परंतु आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भागने के बाद देखता है कि वो पानी 1 किलोमीटर आगे खिसक गया। हुँ, तो वो भ्रम था। था क्या वहाँ पे? केवल किरणों की रोशनी का खेल था, जो कि जी, रेगिस्तान में प्रतिबिंबित होकर के उसको प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पानी है। तो जी इसको सर, मृग तृष्णा कहते हैं या मृग मरीचिका कहते हैं। जी सर, तो ये भ्रम होता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता, इसके अलावा जो कुछ भी है, उसको आप मिथ्या कह सकते हैं या भ्रम कह सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो ये अब हम इसी एनालॉजी को आगे बढ़ाते हैं कि जहाँ पर अनुभव करता है, वहीं पर अनुभव है। तो जहाँ पर आप हैं, वहीं पे सारा संसार है। जी सर, बिल्कुल, तो सारा संसार आपके अंदर है, बिल्कुल और सर। जो प्रतीत हो रहा है, जो बाहर दिख रहा है, वो केवल एक माया रूपी उसके आकार है, नाम है, उसके उसमें तत्व नहीं है। और वैसे भी इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव होते हैं, वो केवल मानसिक होते हैं। वो हमने देखा था, कल बात करी थी उस बारे में। जी सर, बिल्कुल। इंद्रियों के द्वारा ही सारी चीज़ें ज्ञात आपको होती अनुभव बाहर क्या है, वो अनुभव नहीं होता। इंद्रियों से जो आ रहा है, वो पता चलता है, और वो केवल मानसिक है, हैं। क्योंकि बिल्कुल इंद्रियां सर, खुद एक अनुभव है। जी और सर, इंद्रियों के माध्यम से जो भी आएगा, वो केवल मानसिक ही रहेगा। मतलब जो अंदर आप उसको परिवर्तित करके जानेंगे, वो मानसिक रूप में ही जान पाते हैं उसको। जी सर, तो बिल्कुल। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि अनुभव करता तत्व है अस्तित्व का, और अनुभव करता अनुभव में कोई दूरी नहीं है, दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, कोई समय का अंतराल ही नहीं है, और जहाँ पे अनुभव करता है, वहीं पे अनुभव है, तो हम लोग ये जी, भी कह देते हैं कि सब कुछ मुझ में है, जी सर, बिल्कुल। या मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे जी भिन्न सर, कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। मैं ही सब हूँ, सब मुझ में है, और मैं ही सब में हूँ। जी सर, बिल्कुल। वैसे वो अलग-अलग दिखते हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता, क्योंकि वही द्वैत है, परंतु वो है नहीं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता नहीं, बिल्कुल सर। एक ही जैसे कि लहरें बदलती हैं, पानी नहीं बदलता। आकार बदलता है घड़े का, पर जी, मिट्टी नहीं बदलती। जी, बिल्कुल सर। वैसे ही मन जो है, वो अनुभव और अनुभवकर्ता में विभाजन करता है। अस्तित्व एक है, उसको अद्वैत कहते हैं। और मन जी सर, जब आ जाता है, तो वो संसार का निर्माण कर लेता है, और अपने से अलग कुछ समझता है कि ये मैं नहीं हूँ, और वो कोई और अन्य है, मुझसे भिन्न है। तो वो विभाजन करता है, जबकि वास्तव में दोनों एक ही है। जी सर। यहाँ पे यहाँ तक कोई शक? नहीं तो आगे नहीं, एक और तरीके से इसको समझेंगे। नहीं सर, मैं बिल्कुल समझ गया। क्लियर है मुझे। फिर भी, क्योंकि हाँ जी, ये थोड़ा-सा बारीक विषय है, तो एक और तरीके से समझते हैं इसको, हाँ जी, कि आपके सामने कोई वस्तु है, जैसे आपने बताया टेबल है, जी। तो आपके और वस्तु के बीच में सीमा कहाँ पर है? आप सीमा रेखा कहाँ खींचेंगे? यानी कि जब मैं दूसरे दू हुँ, दूसरे शब्दों में पूछता हूँ कि कहाँ पर अनुभवकर्ता खत्म हुआ और कहाँ से अनुभव शुरू हुआ? सीमा रेखा कहाँ है? आपके और वस्तु के बीच में बात हो रही है अभी।
सर जहाँ अनुभव करता है वहीं पे अनुभव हो रहा है। तो बिल्कुल। दूरी एक्चुअली है नहीं, लाइन तो हम वैसे खींच दें तो बात अलग है, बट एक ही जगह पे मनगढ़ंत है ना, ये कह सकते जी, हैं, जी काल्पनिक सर, है। या काल्पनिक हम जी, लोग कह देते हैं कि शरीर शरीर से दूरी है, जो आपने जी सर, उत्तर दिया था शुरू में। जी, परंतु वो तो सत्य नहीं है, क्योंकि आप ही शरीर नहीं है, तो शरीर से दूरी होने से भी क्या फर्क पड़ता है? शरीर भी एक वस्तु है, शरीर भी एक अनुभव है। तो शरीर से दूरी है, परंतु हुँ, आपसे दूरी नहीं है, कोई सीमा नहीं है वहाँ पे। जी केवल हम सर, मतारोपण या जो हमारा धारणाएँ हैं, या जो हमारा इतने समय से हम एक चीज़ को सच मानते रहे हैं, उससे हम कह देते हैं कि शरीर से जो भार है उसको मैं एक सीमा रेखा शरीर पे खींच देता हूँ। जी, परंतु अब और आगे गहराई में जाइए कि शरीर कहाँ पर है? शरीर और मन में कितनी कौन-सी सीमा रेखा है? जैसे मान लिया कि शरीर में और वस्तु में सीमा रेखा है, हुँ, परंतु शरीर कहाँ पर है? मन में है। शरीर मन है सर, बिल्कुल। तो हम वहाँ पे एक मन की सीमा रेखा बना लेते हैं कि जो मेरे मन के बाहर है, वो शरीर है। हुँ, परंतु उसमें भी जी, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि शरीर तो मन के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि शरीर के अंदर मन है, वो एक भ्रांति है। हुँ, मन के अंदर शरीर है, मन के अंदर शरीर, बिल्कुल। तो उसमें भी कोई सीमा रेखा नहीं है, परंतु हम बात करने के लिए ये एक बना लेते हैं कि विचार मेरे को आ रहे हैं, हुँ, तो मन मेरा है और वो दूसरे का मन अलग है। तो वो सब एक काल्पनिक मनगढ़ंत बातें हैं जी। कि मन के बाहर जो है हम उसको कुछ अन्य बोल देते हैं, परंतु वैसा भी नहीं है। अब आप ये बताइए कि मन के और आपके बीच में क्या सीमा रेखा है? मन के और क्योंकि अभी हमने देखा ना, मन विभाजन करता है अनुभव और हुँ, हुँ, अनुभवकर्ता के बीच में। तो हुँ। मन और आप, उन दोनों में कितना भेद है? कहाँ सीमा रेखा है? अब इसको मैं ऐसे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं ये करूँ या वो करूँ टाइप। तो अगर मन जी, है, अगर अनुभव करता है, ये सोचता है कि मन क्या कर रहा है, तो वो भी उसके लिए एक अनुभव है। वो उसको अनुभव कर रहा है कि मेरा मन क्या कर रहा है। तो मन भी अनुभवकर्ता के पास अनुभव की तरह से जा रहा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी कोई जैसे टेबल और अनुभवकर्ता में कोई दूरी नहीं है, वैसे भी मन में और अनुभवकर्ता में भी कोई क्योंकि वो उसको देख बिल्कुल, सकता है, उसको समझ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत सही इसको बताया। तो ये सारी सीमा रेखाएँ जो है भ्रम है, अज्ञान के कारण है, कि ये शरीर के बाहर जो है वो मैं नहीं हूँ, या शरीर के अंदर जो है वो मैं हूँ। परंतु हम जी, देखते हैं कि शरीर के अंदर कुछ है ही नहीं, शरीर खुद एक अनुभव है, एक मशीन है, जड़ है। जी सर। तो वैसे ही मन भी है। अब शरीर को जड़ मानना तो आसान है, मन को जड़ मानना मुश्किल होता है, पर मन भी जड़ है। शरीर की तरह वो भी एक पदार्थ है, जी और सर। उसके अनुभव आपको होते हैं, और आपके और मन के बीच में कोई दूरी नहीं है। जी, मतलब वो एक ही है। बिल्कुल सर। तो सारी सीमा रेखाएँ जो वो मनगढ़ंत है और भ्रम है। अब एक सवाल आ जाता है कि ये तो जी। ठीक है, आप मैंने जो कहा या जो आपने कहा, तो सभी व्यक्ति ऐसा कहेंगे कि मैं अनुभव करता हूँ, और जो दूसरा वाला है वो भी कहेगा हाँ, हाँ, मैं अनुभव करता हूँ, और आप भी कहेंगे हाँ, नहीं, नहीं आप नहीं, मैं अनुभव करता हूँ। तो इस तरह से तो बहुत अनगिनत अनुभव करता हो गए। क्या ये सही है? सर इसका मैं एक एक स्टेप आगे मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है जवाब दे सकता हूँ? जी, जैसे हमारी हथेली है उसके आगे 5 उँगलियाँ हैं। तो एक उँगली में चोट भी लग जाती है तो वो पेन दे सकती है। बाकी उँगलियाँ वही की वही हैं। तो अगर हम इनको माने कि अलग-अलग उँगलियाँ एक अनुभवकर्ता की तरह से हैं, बट ये आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, ऐसा मान सकते हैं? ये मतलब ये एग्ज़ाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, क्या ये सही होगा? जो नहीं आप इसमें पूछ रहे हैं उसके अनुभवकर्ता आंसर मत बोल नहीं, नहीं इसमें आप अनुभवकर्ता को मत मिक्स कीजिए। इसमें ओके। अनुभवकर्ता एक ही है, जो आप हुँ, बोलते हैं कि मन बोल दीजिए, मन अनुभव करता है। उसमें जी, हथेली भी अनुभव है, और सा पाँचों उँगलियाँ भी अनुभव है। और एक अच्छा, उँगली में दर्द होता है तो मन एक ही है, ये क्या कहा जा सकता है। या हथेली का जो पाम है वो एक है,
और जी, 5 उसके रूप है, मतलब उसी का एक्सटेंशन है एक तरीके से, जी। भिन्न नहीं है वो। आपने बिल्कुल सही कहा, हुँ, पर सवाल ये था कि भई ये तो ठीक है, पर ऐसे तो हर एक व्यक्ति बोलने लग जाएगा कि मैं ही अनुभव करता हूँ, आप भी अनुभव मैं आप नहीं हो, मैं अनुभव करता हूँ। ऐसा भी कोई कह सकता है। तो अनेक अनुभवकर्ता हो गए या अनेक अस्तित्व हो गए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि अनुभवकर्ता का जो तत्व है, वो क्या जी, निकलता है? खालीपन या खाली। शून्यता, वो जो हमने फर्स्ट सवाल लेक्चर में पूछा। आपने बताया था हाँ जी। साक्षी, जी, जी। ये अगर जी, जी। मैं आपसे प्रश्न करूँगा या जो आपने मेरे से प्रश्न किया और मैं आपसे करता हूँ, तो आपके उत्तर भी उसी तरह के होंगे। तो अगर बिल्कुल। साक्षी दोनों एक तरह से हैं, तो क्या ये हुँ। अलग-अलग हैं? और अगर ये अलग-अलग नहीं है क्योंकि बिल्कुल एक ही तरह से हैं, एक ही तरह के उत्तर हैं, तो वो एक हुए और जब एक हुए तो उससे प्रेम बनता है। जी, वो वो तो प्रेम की बात हो गई, परंतु प्रेम अगर की हम बात हाँ, जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक अहमदाबाद में है और दोनों जी, आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। एक जी, दिल्ली में है, एक अहमदाबाद में। तो जी, दोनों फ़ोन पे बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को घर के बाहर आकाश दिखाई दे रहा है नीला, दूसरा बोल रहा है हाँ, हाँ, मेरे को भी नीला दिखाई दे रहा है। जी, बोलता है खाली है, बोलता है हाँ, ये भी खाली है, उसकी कोई गुण नहीं है, बोलता है हाँ, गुण नहीं है। तो दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, दृष्टिकोण जी, अलग-अलग है। वैसे जी, ही चाँद की बात कर रहे हैं दोनों, बोलते हैं हाँ, हाँ, एक सफ़ेद है, थोड़ा-सा वो गोल-सा दिख रहा है। बोलते हैं हाँ, हाँ, मेरे को भी वैसे ही दिख रहा है। तो दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, 2 भिन्न जी, नहीं है। जी, वैसे बिल्कुल। ही और उसका तत्व जो है वो शून्यता निकलता है। जो हमने जी, ढूँढा था ना कि उसमें आकार क्या है, अनुभवकर्ता में हुँ, पदार्थ जी, क्या है, तो वो निराकार सब है। शून्यता निकलता है, इसीलिए वो एक है। तो इसीलिए ये तर्क देना गलत है कि मैं एक व्यक्ति हूँ और आप एक व्यक्ति हैं, तो मेरे अंदर एक अनुभव करता है, आपके अंदर एक अनुभव करता है, वैसा देना गलत है। जी, और दूसरी बात, जब आपने देखा कि व्यक्ति खुद मिथ्या है, हुँ, व्यक्ति का अर्थ है कि अहम भाव। जी, व्यक्ति तो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति अगर बोले शरीर है, तो हमने हुँ, देखा वो तो शरीर नहीं है। मैं तो शरीर नहीं हूँ दरअसल। या व्यक्ति एक स्मृतियों की रचना है जो कि इकट्ठी हुई हैं, हमने उसको भी नकार दिया कि वो भी नहीं है। हुँ, तो हम इस निष्कर्ष पे आए कि व्यक्ति खुद एक मिथ्या है। तो जब व्यक्ति को देखता हूँ वो मिथ्या दिखता है, तो सभी जो मतलब व्यक्ति अपने आप को समझते हैं, सभी हुँ, व्यक्ति मिथ्या हैं। वो खाली मशीनें हैं, रोबोट्स, जो बिल्कुल ठीक। अलग-अलग जगह पे दिख रहे हैं। जी, तो आपका तत्व भी शून्यता है, मेरा तत्व भी शून्यता है और दोनों शून्य एक ही हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते ना। जी सर, बिल्कुल। तो क्या ये सही है कि ठीक है, उसको बयान नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, परंतु वो हो सकते हैं, जो हो कि सकता आप हैं पहले से। जी और सर, वो केवल अज्ञान कारण ढक गया है। मन जो है वो अज्ञान में डूबा रहेगा, तो वो उसको विभाजित कर देता है। कर देता है। इसी कारणवश हम एक वस्तु को अनेक देखते हैं, जो मिथ्या का हमने कल ज्ञान की बात करी थी। जी सर। तो वो एक पे विभाजन कर देता है एक ही, पर हुँ, उसको जैसे एक हाथी का उदाहरण बहुत लोग देते हैं कि एक हाथी है, कोई इसकी टाँग पकड़ रहा है तो बोलेगा खम्बा है, हाँ, कोई सूँड़ बिल्कुल। पकड़ रहा है तो वो बोलेगा कुछ और है, कोई कान हुँ, पकड़ रहा है तो बोलते हैं नहीं, नहीं ये पंखा है। हुँ, तो उस तरीके से एक ही है, उसको अलग-अलग तरीके से देखा जाता है, तो सब उसमें अपना-अपना मत डाल देते हैं कि ये अनुभवकर्ता अनेक हो गए, जबकि हमने देखा कि वो एक ही है और एक उसका ही है सर, तत्व शून्य है। शून्य है बिल्कुल सर। तो अब एक और प्रश्न आएगा, जो कि स्वाभाविक है कि अनुभवकर्ता या अद्वैत, जब हम अद्वैत पे आ गए, हुँ, अद्वैत का क्या अनुभव किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? अद्वैत का अनुभव तो किया जा सकता है सर, अनुभव करता जिस तरह से देखें तो मतलब जैसे 2 भाग आपने बताए, तो हुँ, उन 2 भागों को जब लाइन खींचेंगे, कोशिश करेंगे तो अलग कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो द्वैत ही क्योंकि अनुभव करता ही अनुभव कर रहा है और उसमें कोई 2 चीज़ नहीं है, वो एक ही है। अनुभव वहीं पे हो रहा है जहाँ पे अनुभव करता है। उसको एक पॉइंट में ले लें या उसको लंबा कर दें, है तो एक ही जगह। जी।
तो अद्वैत का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि अद्वैत को किसी विशेष अनुभव में ढूँढना भी व्यर्थ है। हुँ, जो कुछ भी है, वो अभी अद्वैत ही है। जब वो हमने देखा कि दोनों एक साथ हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई दूरी नहीं है, हुँ, तो दोनों एक एक ही है। जी, वैसे ही अद्वैत को आप किसी विशेष अनुभव में ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। हर अनुभव अद्वैत ही है, ये परम सत्य है। केवल तो मन अद्वैत में विभाजन करता है, परंतु जी। हम अभी देख रहे हैं कि वो विभाजन सारे काल्पनिक है, मिथ्या है, मायावी है, भ्रम है। सर ये द्वैत और अद्वैत की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपने जितने एग्ज़ाम्पल दिए, उससे क्लियरली समझ आ रहा है, तो ये हमने वर्ड अलग से निकाला है द्वैत और अद्वैत, नहीं जी, सर? आपको क्या दिख रहा है? आपने जो अभी जो अभी आखिरी सेंटेंस बोला ना कि द्वैत अद्वैत की बात करने की आवश्यकता नहीं, तो अभी आपको क्या दिख रहा है? द्वैत दिख रहा है कि अद्वैत दिख रहा अद्वैत ही दिख रहा है सर, कोई 2 है? चीज़ है ही नहीं। तो फिर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया इसका मतलब। इतनी यही जल्दी? ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा, यही ब्रह्म ज्ञान है। देखिए आप 10 साल समाधि मैं अगर बोलूँ कि 20 शास्त्र पढ़ के आइए और 10 साल आप बैठ के तपस्या कीजिए हिमालय पे जाके, तब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, तो वो मूर्खता है। यही ब्रह्म ज्ञान है जो भी आपने एक शब्द, एक वाक्य में बयान किया कि मेरे को अद्वैत दिख रहा है। अगर आपको वो दिख गया, यानी कि आपको आपको पूर्ण ज्ञान हो गया। पर उसको सर ये हम लोग बुद्धि के स्तर उसको पे हम हुआ है ना, समझ के स्तर पे हुआ है अभी तो। नहीं, बुद्धि वहाँ नहीं पहुँच सकती है। बुद्धि खुद एक अनुभव है। बुद्धि एक अनुभव है कि अनुभव करता है। बुद्धि भी एक अनुभव है, लेकिन अभी जो जिस भी चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ, वो तो बुद्धि के द्वारा ही समझ पा रहा हूँ। अगर अनुभवकर्ता बुद्धि को देख रहा है कि हाँ, बुद्धि कहाँ क्या लग रही है, बुद्धि जो भी आपने समझाया वो बुद्धि के थ्रू ही जाना समझाना सर, हालाँकि मैं हाँ, देख रहा हूँ उसको। पर आपने बुद्धि के थ्रू बेशक समझा सिद्धांत के रूप में, पर आपको दिख क्या रहा है अभी? जो बुद्धि के रूप में बेशक आपने समझा है, परंतु हुँ, उसमें कहीं पर भी कोई संशय है? नहीं कोई संशय नहीं है सर, वो तो तो अब ये बताइए कि बुद्धि अनुभव है कि अनुभव करता है? बुद्धि अनुभव है सर बिल्कुल, तो फिर अनुभवकर्ता बुद्धि उस बुद्धि अनुभव को भी करता, देख रहा है। हुँ, हाँ, बिल्कुल। तो अनुभवकर्ता में जब कोई गुण ही नहीं है, तो बुद्धि कैसे जान पाएगी अनुभवकर्ता को? वो समर्पित हो सकती है। अद्वैत को आप बुद्धि से नहीं देख सकते। जैसे हुँ, एक उदाहरण से समझते हैं कि एक चलचित्र चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है। उसमें हुँ, 2 किरदार हैं, मतलब 2 चरित्र हैं। तो वो जो हुँ, चरित्र पर्दे पे चल रहा है, वो चरित्र जान सकता है कि इसका निर्देशक कौन है, इस या हुँ, दूसरे चरित्र को वो कुछ नहीं जान सकता ना। तो बुद्धि भी एक हुँ, तरीके से जड़ है, वो नहीं पहुंच सकती हुँ, अद्वैत पे। जब बुद्धि समर्पित हो जाती है, हुँ, तब अद्वैत आता है। और कई बार अशुद्धियां नहीं होती है, मतलब बहुत शुद्ध चित्त होता है, तो वो बहुत सीधे पहुंच जाता है कि हाँ, ये ऐसा है। फिर आप सिद्धांत छोड़ भी दीजिए, बुद्धि को भी छोड़ दीजिए, फिर भी वही रहेगा। हुँ, चलिए एक छोटा सा हम वो करते हैं प्रयोग। जी, आप जहाँ बैठे हैं, वही एक जगह शांति से बैठे रहिए जी, और अपने एक एक तरीके से विरक्त भाव से देखिए। अपने हुँ, ध्यान को फैलने दीजिए। उसको शरीर पे ले जाइए, विचारों पे, इच्छाओं पे, अहम भाव पे, सबको अपने उसमें शामिल कर लीजिए ध्यान में। जी, तो आपको केवल अद्वैत दिखेगा, कोई भेद नहीं दिखेगा। उसी को बिल्कुल हम अनुभव क्रिया कहते हैं। एक तकनीकी शब्द है अनुभव क्रिया या अद्वैत जी, या हुँ, अस्तित्व, ये सब एक ही है। तो बिल्कुल उसी को सर, अनुभव क्रिया कह सकते हैं या उसी को समाधि कहते हैं, योग योग की भाषा में। जब आपको सब कुछ अपना ही एक भाग दिखता है, जो योग में कैवल्य भी कहा है। कैवल्य का अर्थ होता है एक, दो नहीं होना। और अद्वैत हुँ, का अर्थ होता है कि दो नहीं होना। बुद्धि की पहुंच द्वैत तक है कि अनुभव है, अनुभव करता है। जी, पर जब दोनों एक दिखने लगे, तो वहाँ हुँ, बुद्धि जो है वो समर्पित हो जाती है, छुप जाती है, क्योंकि बुद्धि खुद एक अनुभव है। जी, जी, बिल्कुल।
तो आपकी जो अभी की स्थिति है वो भी समाधि की स्थिति है, अभी इसी क्षण। कोई विशेष अनुभव मत ढूँढिए। आप अभी भी समाधि में हैं क्योंकि अभी भी अद्वैत है, अभी भी अनुभव क्रिया है। हुँ, केवल चित्त जी की सर। जो गतिविधियाँ हैं वो अगर उसको हम मैं समझ लेते हैं, तब वो आपको द्वैत दिखने लगेगा। परंतु अगर चित्त खुद एक आप अनुभव की तरह देखने लगेंगे कि ये विभाजन जो हो रहा है, ये प्रतिक्रिया भी एक तरीके का अनुभव है, तो आपको अद्वैत दिखने लगेगा। जी सर, बिल्कुल। साफ है या कहीं पे भी संशय है तो पूछ लीजिए। नहीं, कोई संशय नहीं, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और अब आप ढूँढने जाइए कि अहम क्या है या मैं क्या है? जो हम कभी बोलता है कि मैं शरीर हूँ, कभी हम बोलता है मैं विचार हूँ, कभी बोलता है मैं भावना हूँ, कभी बोलता है मैं इच्छा हूँ। इन सब का मिला-जुला रूप अहम अपने को समझता है। तो अहम को ढूँढने जाएँगे तो कहीं मिलेगा नहीं वो। हुँ, बिल्कुल वो सर। एक तरीके से फ़िक्शियस कैरेक्टर है, मतलब काल्पनिक चरित्र है जो है ही नहीं वास्तव में। भूत जिसको बोलते हैं, गायब हो जाएगा भूत की तरह। आपको अंधेरे में डर लगता है लेकिन जब आग जब बत्ती जलाएँगे तो वो कुछ नहीं लगेगा, अरे डर गायब हो जाएगा। वैसे जी, ही भूत हम जो एक भूत है वो है ही नहीं। हुँ, तो ये जो अस्तित्व है उसके पर्दे पे जो भी चल रहा है वो एक सपने की तरह चलता रहता है। अनुभव, प्रतीति, मिथ्या, माया। तो आप हुँ, अभी भी समाधि में स्थित हैं। समाधि में स्थित करने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता नहीं होती कि ये करूँगा, इतनी साधना करूँगा। इसीलिए ज्ञान मार्ग को बोलते हैं कि वो शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। मार्गहीन मार्ग है, पाथलेस पाथ। और इसीलिए इसको अंतिम एक अगर वाक्य में कहना चाहें कि आप ही तुम ही अद्वय अस्तित्व हो, जो अपने आप का ही अनुभव मिथ्या के रूप में कर रहा है, मिथ्या रूपी स्वप्न के रूप में अनुभव कर रहा है। ये पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान है। तो फिर इसके आगे क्या सर? इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे जो आपको प्रिय है वो करना चाहिए, एक सरल सा जीवन जीना चाहिए। यही साधना का अंत है, यही अध्यात्म का अंत है, यही ज्ञान का अंत है, यही बुद्धि का अंत है। ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि आप मुक्त पहले से हैं, कर्म आपके हैं नहीं, शरीर आप हो नहीं, जो भी प्रतीत हो रहा है वो मिथ्या है और जो मिथ्या है वो भी मैं ही हूँ। मुझ में और माया में कोई भेद भी नहीं है, तो केवल एक ही है। तो जो सही है, जो नैतिक है, वो उचित है वो करते रहिए, जो आवश्यक है वो होगा अपने आप और जो अनावश्यक है वो छूटता जाएगा। करता भी कोई नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर्म बोल सकता हूँ सर कि जो भी आदमी कर्म करता है अच्छा या बुरा और जो उसका फल पाता है वो उसके शरीर द्वारा हो रहा है और उसके शरीर को ही उस तरह से कष्ट मिल रहा है। शरीर जिसके अंदर धारणा, इच्छा और जो संवेदना वो सारी चीज़ उसके अंदर आ गई। तो जी, मैं जी। अनुभवकर्ता की तरह उसको फिर भी देख रहा हूँ बट शरीर के द्वारा जो भी कार्य हुए हैं वो उसी का ही फल भोग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जो बंधा हुआ है वो बंधा ही रहेगा, जो मुक्त है वो मुक्त ही रहेगा। ऐसा कभी संभव नहीं है कि जो बंधा हुआ है वो मुक्त हो जाए। तो जो आपने उदाहरण दिया बिल्कुल सही है कि शरीर कर्म करता है और शरीर को ही फल मिलते हैं, परंतु मैं जो हूँ उन दोनों का साक्षी हूँ। मैं निर्गुण हूँ, मैं इन दोनों से भिन्न हूँ। तो यदि अगर अनुभवकर्ता जागृत होता उस शरीर में, तो शायद वो कर्म उस शरीर के द्वारा होते ही नहीं, जो कि जिसने उसको कर्म की वृत्ति में डाल दिया है, कर्म और फल की वृत्ति में डाल दिया। हाँ, नहीं उसको हम अनुभवकर्ता जागृत होता है शब्द का प्रयोग नहीं करते, उसको हम एक चित्त की वृत्ति बोलते हैं जिसको कहा गया चेतना। जी, चेतना का अर्थ होता है कि मैं अनुभव करता हूँ ये ज्ञान होना और मैं ये नहीं हूँ जो बदल रहा है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो उसको कहते हैं कि चेतना जागृत हो गई और उस चेतना जागृत में जो भी कर्म होंगे वो शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। वो आपको बंधन में नहीं बांधेंगे। तो आपने पूछा था कि अब इसके आगे क्या है? इसके आगे यही है कि चेतना में रहें और आनंद में रहें, अपने स्वरूप में रहें
और अपने स्वरूप को स्मरण में रहे, मतलब जब भी ज़रूरत हो तो उसका स्मरण आ जाए कि हाँ, मैं अनुभव करता हूँ। और आपकी रुचि है ज़्यादा जानने की, तो आप एक तरुण जी के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, 3-4 महीने का कार्यक्रम है, उसमें फिर माया का विस्तृत ज्ञान होगा और जो हमने किया, उसी को जी, बहुत बारीकी से और समझाया जाएगा। तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है सर। परंतु है यही जो अभी हमने बात करी, जी, इसी को जी सर। विस्तार से बताया जाएगा कि माया क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, उसमें कितनी परतें होती हैं, संस्कार क्या होते हैं, कारण शरीर क्या होता है, वो सब चीज़ें हुँ, डिटेल्स हैं, वो वो काफ़ी तत्व मैंने वही सुना है। है सर उसको जी, जी। गुरु उनके तरुण जी के गुरु जी के मैं सुनता ही रहता हूँ सबको। तो ये जी। कारक शरीर और ये सब मैं उसको काफ़ी हाँ, पर कारण शरीर वगैरह भी आप नहीं है, वो भी एक वो तरीके भी की माया है। वो कारण शरीर एक तरह से कर्म प्रवृत्ति के अंदर आ जाता है कि जो कि फल और कर्म के द्वारा कारण शरीर हर जन्म में विकसित होके दोबारा जी, प्रकट होता है। जी, जी। जी सर। तो तो यही सर है फिर ब्रह्म आगे का ज्ञान। फिर सर लेकिन फिर भी अभी मतलब जो आगे मेरे को अपना जीवन जीना है, निकालना है, ये चीज़ मेरे को समझ है। लेकिन मैं जो मेडिटेशन की इनिशियली हमारी बात हो रही थी, तो जी। अब ध्यान में जैसे डेली मैं 3:30 पौने 4 बजे मेरे होता है, फिर 1 डेढ़ घंटे तक मैं सो ही नहीं सकता हूँ। तो उस समय हुँ, हुँ। अगर मैं ध्यान आपने बोला था कि जब हम ब्रह्म ज्ञान वाला तक पूरा कर लेंगे, तो मेडिटेशन का जो आप बोल रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हो मेडिटेशन आपने पूछा था, हुँ। तो वो आपका समझ आ जाएगा आपको और क्या करना है वो समझ आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, अगर कहीं आपको संशय होगा तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये पता साफ होना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद ध्यान करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर आप ध्यान कर रहे हैं कि मैं समाधि में जाना चाहता हूँ, मैं मन को शांत करना चाहता हूँ, चित्त को बिल्कुल अलग कर देना चाहता हूँ अपने से, तो वो फिर ध्यान का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा, ध्यान का समझ गया। लक्ष्य ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैंने आपने सुना 3 दिन, उस पे हुँ, मनन करके आप उसको और बारीकी से पकड़ना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। उसी को श्रवण मनन कहते हैं। और जी, निधिध्यासन का अर्थ होता है कि अपने स्वरूप में स्थित रहना। जो आपने जान लिया कि मैं अनुभव करता हूँ, उसको एक तरीके से बना बना रहे वो। आपको ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उसको पकड़ के लाना है, उसी को चेतना कहते हैं। तो चेतना में सारा जीवन व्यतीत करना है इसके बाद, और जी सर। आगे जो प्रिय है, जो अच्छा है वो करते रहिए, जो नैतिक है, जो आवश्यक है वो अपने आप हो जाएगा, और जो अनावश्यक है वो छूटता जाएगा। तो उसमें मन जो है वो भी शांत होता जाता है धीरे-धीरे, स्वाभाविक रूप से। उसको पकड़ के ज़बरदस्ती शांत नहीं करना पड़ता। फिर आप एकता देख पाएँगे, अद्वैत देख पाएँगे, और वही मुक्ति है, वही आनंद है, वही चैतन्य है, और वही आप हो। वही है, जो अस्तित्व की परिभाषा है कि जो कुछ भी है वो अस्तित्व है, और वही मैं हूँ। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? पूरा अस्तित्व का हुँ, जो तत्व है वो मैं ही हूँ, और मुझ में जी और सर। आप में कोई भिन्नता नहीं है। तो करने के लिए क्या रह गया? आप क्या करेंगे बताइए? किसका भला करेंगे, किसको नुकसान पहुँचाएँगे, जब सब कुछ मैं ही हूँ? शरीर तो ये जी नहीं सर। कहता ना कि जीभ के बीच, जो दाँतों के बीच में जीभ आ गई, तो दाँतों को तोड़ के बाहर निकाल देंगे सारे, ऐसा तो नहीं करता। जी सर, बिल्कुल। तो दोनों ही मैं हूँ, जीभ भी मैं हूँ, दाँत भी मैं हूँ। तो कभी-कभी जीवन में इस शरीर को हानि भी आएगी, और कभी सुख भी आएँगे, कभी दुःख भी आएँगे, परंतु मैं ये भली-भाँति जानता हूँ कि ये सब माया है, ये सब मैं नहीं हूँ। बस इसी में जीवन जीना है, फिर जो उचित लगे वो कीजिए, अनुचित आपसे होगा नहीं। सर, क्यों बहुत-बहुत क्योंकि धन्यवाद अनुचित सर आपने अनु तो इतने ईज़िली सारी चीज़ समझा दी बिल्कुल। अनुचित कैसे करेंगे? आप अपने शरीर को हार्म नहीं करते ना, कि आप हुँ, देख रहे हैं कि मेरा शरीर है, उसी पे हथौड़ा मार रहे हैं कि नहीं, नहीं मैं कील को नहीं मारूँगा, हथौड़ा अपने हाथ पे मारूँगा, वो नहीं करेंगे ना आप। जी, जी, करेंगे जी। ऐसा कभी? नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप किसको अहित करेंगे अब? कौन-सी वस्तु को, कौन से पशु को, कौन से व्यक्ति को? सब मिथ्या है, और सब मैं ही हूँ।
मिथ्या कहना भी ठीक है, शुरू के लिए सही होता है, परंतु अंत में तो मिथ्या भी मैं ही हूँ। मेरा मैं ही ही हूँ। मेरा ही स्वरूप है जो कि एक तरीके से प्रतीत हो रहा है मिथ्या के रूप में। जैसे सपने में सब कुछ मैं बन जाता हूँ। सपने में जितने हुँ, चरित्र हैं वो मैं हूँ। जो जी, जी। वस्तुएँ हैं सपने में वो भी मैं हूँ। जो उनको देख रहा है वो भी मैं हूँ। सब कुछ मेरी कृति है ना सपने की। जी सर, बिल्कुल। तो जागृत अवस्था भी एक स्वप्न है। कोई भेद नहीं है दोनों में। हुँ, बिल्कुल सर। वो तो आपको जागृत बहुत अवस्था वाला शुभका प्रयोग जागृत अवस्था वाला प्रयोग एक्चुअली जो बताया है तरुण जी ने, गुरु जी ने, तो हुँ। वो मेरे ख्याल से हमेशा हाँ, जागृत अवस्था वाले प्रयोग करने चाहिए जी, और वो आप एक बार गुरुजी को डायरेक्ट मैसेज भी डाल दीजिए। वो आपको जी, जी। आगे निर्देश दे देंगे। परंतु मेरे मेरे अनुसार आप उनको बता भी सकते हैं गुरुजी को कि मेरे अनुसार आप जागृत अवस्था के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी आप उनसे निर्देश लीजिए और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर ऐसा इतनी जल्दी आसानी से कोई व्यक्ति समझ गया कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ या व्यक्ति ही मिथ्या है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं सर, ये आपकी शक्ति और आपने जो 25 साल इतना मेहनत किया और उसका आपने मेरे को 3 दिन में सार समझा दिया और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ का। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मेरा परसेप्शन पूरा चेंज हो गया। हुँ। आगे भी थैंक यू आपको सर। अगर किसी तरह हुँ, की मतलब परेशानी हो, संशय हो या आवश्यकता हो, तो आप मैसेज डाल सकते हैं। हम लोग या तो मैसेज में बात कर लेंगे या फ़ोन पे बात करके उसको दूर कर सकते हैं। परंतु मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि आपके अंदर अशुद्धियाँ बहुत कम दिखती हैं मुझे, जो आपने अपना मूल्यांकन भी किया है उसमें भी, बहुत कम है। तो ऐसा बहुत बहुत ही रेयर केसेस में होता होगा शायद, परंतु बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम।